नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नतीजों के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव। कहा बहुत अच्छा लड़े तुम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। पंजाब में कोई मंत्री या एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे, केजरीवाल ने दी चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा चुनाव। ओम प्रकाश राजभर बोले 2000 के अंतर के नीचे 50 सीटें हम हार गए हैं। जौनपुर में रिकाउंटिंग करने पर उठाया सवाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है, जरूर आएंगे पुराने दिन, बोले अशोक गहलोत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को हुआ है नुकसान और अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दल, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नतीजों के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव। कहा बहुत अच्छा लड़े तुम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया और इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे लड़ने को कहा। बता दें कि 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर सहारनपुर देहात से नवनिर्वाचित विधायक आशु मलिक भी मौजूद रहे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया है और अखिलेश यादव की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से तय तिथि और समय पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में कोई मंत्री या फिर एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे, अरविंद केजरीवाल ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रविवार को मेगा रोड शो किया और यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई भगवंत मान कट्टर ईमानदार है और पंजाब को ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री या एमएलए भी इधर उधर करेगा तो उसे बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेज देंगे। पंजाब को कुछ लोग लूट रहे थे, अब ये लूट बंद होगी और अब सरकारी एक एक पैसा गरीबों के जेब पर खर्च होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितनी गारंटी दी है सारी गारंटी को पूरा करेंगे, कुछ में समय लगेगा, कुछ तुरंत पूरी होंगी, लेकिन पूरी तो की जाएंगी। 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ के दिन पंजाब के हर एक व्यक्ति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए पंजाबियों ने 10 मार्च को जो रिकॉर्ड दर्ज किया है ये पहले कभी नहीं हुआ था और पूरी दुनिया ये रिकॉर्ड देख रही है। आपने अच्छे कामों के लिए वोट किया है, लूटने वालों को आपने 50-50 हजार वोटों से हरा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा चुनाव। ओम प्रकाश राजभर बोले 2000 के अंतर के नीचे 50 सीटें हारे हम। जौनपुर में रिकाउंटिंग करने पर उठाया सवाल। जी दोस्तों, यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर चुनाव में खराब परिणाम का दोष सरकारी मशीनरी को देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव सरकारी अफसरों ने जीता है और गठबंधन के प्रत्याशी 50 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2000 वोट से कम का था, जबकि 42 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2 से 5000 का था। और उनका कहना था कि इन सभी सीटों पर बीजेपी ने खेल किया है। राजभर का कहना है कि हम जहां फेल हुए हैं वहां की समीक्षा करेंगे और पता करेंगे। उनका कहना था कि जहां हम काम करते हैं वहां गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्वांचल के जिलों का नाम गिनाते हुए कहा कि गाजीपुर में सभी सीटें जीत ली हैं। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलिया, मऊ जैसे जिलों में हम कामयाब हैं। अगर बीजेपी बेईमानी ना करती
तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग करने पर उनका सवाल था कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो ऐसा वहां ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जी हां दोस्तों, कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने तलब किया था और इसके विरोध में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को सवाल किया कि कुछ लोग खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं और ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में राज्यसभा सांसद राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां अतीत में राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कुछ मामलों की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को समन भेज चुकी है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता राउत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है और कानून की नजरों में सभी बराबर है। कथित फोन टैपिंग मामले में बीकेसी साइबर पुलिस की एक टीम रविवार को फडणवीस का बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। पुलिस ने इस संबंध में फडणवीस को रविवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नोटिस की प्रतियां जलाईं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश और कांग्रेस का डीएनए एक, जरूर आएंगे पुराने दिन, बोले अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन किया गया और कमेटी की हाई लेवल बैठक में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है, एक दिन जरूर पुराने दिन वापस आएंगे। वहीं एक बातचीत में गहलोत ने कहा कि जो गांधी परिवार का त्याग कोई नहीं समझ सकता है। गहलोत ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। चैनल से बातचीत में पुराने दिन लौट आएंगे या नहीं के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और देश का डीएनए एक है, एक ना एक दिन जनता जरूर इस पर चिंतन करेगी। लोगों को भी पता है कि धर्म के नाम पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो हर धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो या फिर जैन हो। गांधी परिवार का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 30 साल में गांधी परिवार ने सत्ता नहीं ली है और उनके पास मौके भी आए, लेकिन उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। जनता ये बात समझती है और सीटों का कम ज्यादा होना ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त भाजपा भी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों के साथ सदन पहुंची थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में दिखेगा दिल्ली मॉडल का असर, सामान्य चेहरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जहां दोस्तों भगवंत मान की मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की झलक साफ दिखाई पड़ेगी। मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को जगह दी जा सकती है जो बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और चुनाव जीतने के बाद विधायक बने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में टकराव और इस सीट पर बीजेपी और वीआईपी दोनों ठोक रहे हैं दावा। जहां दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल बिहार की बोचहा विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है, वहीं एनडीए का ही हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एवं मंत्री मुकेश सहनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उस विधानसभा सीट से लड़ाने पर अड़े हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एवं मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारी पार्टी के विधायक के निधन से ही उपचुनाव हो रहा है और एनडीए से वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट उपचुनाव लड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 14 मार्च को दिल्ली में किसानों की बैठक, 11 संगठनों ने इससे किया किनारा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा में जबरदस्त फूट पड़ गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद मल्लापुर दाखा के गुरशरण कला भवन में आयोजित मोर्चे की पहली बैठक से 11 संगठनों ने किनारा कर लिया है। बैठक में सभी 32 संगठनों को पहुंचने का संदेश भेजा गया था। उसमें से 18 संगठनों के नेता बैठक में मौजूद रहे। 3 संगठनों ने फोन पर अपनी सहमति दे दी। 3 से 4 घंटा चली बैठक में जबरदस्त हो हल्ला मचता रहा और कई मुद्दों पर किसान नेता आपस में जुबानी तौर पर भिड़ते रहे। और इस बैठक में 14 मार्च को दिल्ली में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्र स्तरीय बैठक की तैयारी, समीक्षा और एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के रुलदू सिंह मानसा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में सरकारी गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवारों और गवाहों की जान को खतरा बढ़ गया है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर एक और लखीमपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पर अन्य सभी वादों से सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। मंत्री नारायण राणे की खबर, बेटों के खिलाफ मामला हो गया है दर्ज। शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का
है आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटे एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत पर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटों भाजपा विधायक नीतीश राणा और नीलेश राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। चौहान ने आरोप लगाया कि नीलेश और नीतीश ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष द्वारा उठाई गई मांगों को भी खारिज कर दिया और मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधि से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन जाती सपा की सरकार अगर हो जाता ये काम। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 10 मार्च को जारी हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटों से संतोष करना पड़ा है। सूबे में नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। वहीं इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रदर्शन पर चिंतन कर रही हैं कि उनसे कहां चूक हुई। समाजवादी पार्टी को 77 सीटों पर 200 से 13,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि अगर उसे करीब 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे सूबे में सरकार बना लेती। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत पड़ती है। बीजेपी 0.3% यानी 3,80,51,721 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 32% यानी 2,95,43,934 वोट मिले हैं। इसका मतलब यह है कि सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसे 77 सीटों की और जरूरत थी जिसे वो नहीं जीत पाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद भगवंत मान बोले आम जनता की सुरक्षा है ज्यादा जरूरी। जी दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे भगवंत मान ने कहा है कि उनके लिए किसी नेता की सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है आम जनता की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन को खाली नहीं छोड़ सकते। बता दें कि भगवंत मान ने पंजाब की गद्दी संभालने से पहले ही प्रदेश में हलचल मचा दी है। मान ने सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि इसके तहत करीब 122 नेताओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है। शनिवार को भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी वीके भावरा से मुलाकात की थी और अब मान ने अपने इस फैसले को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा कुछ लोगों की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले राजनेताओं के घरों के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता था, जबकि पुलिस थाने खाली रहते थे। हमारे लिए 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और पुलिस अपना काम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है उस लिस्ट में ज़्यादातर पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें पिछली सरकार के तहत सुरक्षा मिली हुई थी। सूची में उन कांग्रेस विधायकों के नाम भी शामिल हैं जो इस बार भी अपनी सीट से जीतने में सफल रहे लेकिन अब कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार के बाद शिवपाल यादव बोले कि बीजेपी की चालबाजी नहीं समझ पाए, हमें संगठन को मजबूत करने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, जसवंत नगर से विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव का मानना है कि सपा गठबंधन को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। शिवपाल के मुताबिक वो नेता प्रतिपक्ष या संगठन दोनों का काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने एक खास बातचीत में कई अहम सवाल उनसे पूछे गए। आपको बता दें कि जब शिवपाल यादव से नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे बखूबी से निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के 15 करोड़ लोगों को लग सकता है झटका, बंद हो सकती है फ्री राशन वाली योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फ्री राशन योजना को लेकर यूपी के 15 करोड़ लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना अब बंद हो सकती है। मार्च तक चलने वाली इस योजना को आगे बढ़ाने के अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई आदेश नहीं आते हैं बंद कर दिया गया है। और बता दें कि योगी सरकार ने मार्च तक फ्री राशन योजना को बढ़ाया था। इसके बाद ये योजना आगे बढ़ेगी या नहीं ये तो नई सरकार
सरकार के गठन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ्री राशन पाने वाले लोगों को अभी इसको लेकर चिंता सताने लगी है। अगर ये योजना मार्च के बाद जारी नहीं रखी गई तो 15 करोड़ लोगों को राशन खरीद कर लेना होगा। राशन की मुफ्त योजना यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। कोरोना काल में ये योजना पहले शुरू की गई थी और 2020 में आई कोरोना की लहर के चलते लगे लॉकडाउन के चलते केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की थी और पहली लहर के खत्म होने के साथ ही इस योजना पर ब्रेक लग गया था, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद इस योजना मई 2021 में फिर से शुरू कर दिया गया था और सरकार ने इस योजना को 2021 में आई दिवाली के मौके पर होली तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस योजना के खत्म होने से 15 करोड़ लोगों को झटका लग सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, देवेंद्र फडणवीस का बयान होगा आज दर्ज और घर के बाहर पुलिस का है पहरा। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला मामले में आज मुंबई पुलिस की साइबर सेल की एक टीम अब से थोड़ी देर बाद विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान दर्ज करेगी और इसके लिए पुलिस की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंचेगी। लिहाजा फडणवीस के घर के बाहर पुलिस सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि बीजेपी के कार्यकर्ता कोई विरोध प्रदर्शन न कर सकें और फडणवीस का बयान शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज हो सके। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का ये मामला 1 साल पुराना है। मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का मामला सामने लाया था। फडणवीस इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव से मिले थे और इसके सबूत उन्हें सौंपे थे और इसके बाद मुंबई पुलिस ने सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन करने को लेकर फडणवीस के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सितंबर 2021 में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने फडणवीस को समन भेजकर उनसे जवाब मांगा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबुल सुप्रियो की सीट से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा, विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे बाबुल सुप्रियो। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। इसका ऐलान खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को अपना चेहरा बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल में एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसमें बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है। बाबुल सुप्रियो की वजह से ये खाली हुई है और पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया और अब कहा जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते। चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि हर बूथ पर ईवीएम बदल गई है। अखिलेश यादव बोले कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट लें संज्ञान। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर उठ रहे सवाल तेज हो गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईवीएम बदलने के एक वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि संबंधित व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जाए और इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 लोगों का यह ऑडियो करीब 10 मिनट का ऑडियो है। ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को चुनाव अधिकारी बताता है और आपको बता दें कि इस वायरल ऑडियो की हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की हार के बाद अखिलेश यादव का पहला ट्वीट सामने आया और उन्होंने पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा और आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें कि अखिलेश यादव मतगणना से पहले भी अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। 8 मार्च को ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बनारस में ईवीएम पकड़े जाने की घटना को लेकर ट्वीट कर दिया था। तो दोस्तों, ईवीएम पर उठने लगे हैं तरह तरह के सवाल। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल की 61 सीटों में कमल पर साइकिल भारी। हार के बाद भी समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल
पूर्वांचल में दिखी संभावना। जी हाँ दोस्तों, चुनाव में भाजपा को भले ही भारी बहुमत हासिल हुआ हो, लेकिन पूर्वांचल का गढ़ सपा के खाते में ही आया है। दरअसल पूर्वांचल में भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल की गठबंधन ने जहां 29 सीटें हासिल की हैं, वहीं समाजवादी पार्टी, सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी गठबंधन ने 31 सीटें हासिल की हैं। वहीं प्रदेश भर में इकलौती बसपा की सीट बलिया के रसड़ा से पार्टी को मिली है और इस लिहाज से पूर्वांचल में सपा गठबंधन भाजपा गठबंधन पर भारी रहा है। प्रदेश का चुनाव परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन पूर्वांचल की 61 सीटों पर सपा गठबंधन उम्मीदवारों ने कई जगह पर काफी करीबी मतों से मात भी खाई है। पूर्वांचल का चुनाव परिणाम इस लिहाज से सपा के लिए संजीवनी की भांति है। आजमगढ़ की 200 सीट पर सपा ने दोबारा जीत हासिल की है। अखिलेश यादव की संसदीय सीट आजमगढ़ में दबदबा साबित भी कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी विरोधी दावपेच को मात देकर जीत हासिल कर अपनी पकड़ साबित कर दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बम्पर बहुमत के बावजूद 3 सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान, जमानत तक नहीं बचा पाए कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 255 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं इसके सहयोगी अपना दल ने 12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। और इस बड़ी जीत में भी 3 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। जहां दोस्तों कुंडा की लड़ाई में हार गई भाजपा और इसी के साथ बलिया में बसपा से हार गई बीजेपी और मल्हानी में सपा ने धनंजय सिंह को। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।